नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि हमें किडनी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। किडनी पेशेंट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, उनकी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती है, मगर बहुत कम किडनी फेलियर के पेशेंट जानते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर हमें प्रॉब्लम का जड़ के बारे में पता लग जाता है तो उस पर काम करना बहुत आसान होता है और उनमें से एक दिक्कत है सांस लेने में दिक्कत आना। तो उसी को आज हम थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों किडनी खराब होने पे सांस लेने में दिक्कत आती है। अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत तब आती है जब उनकी बॉडी में पानी भरना शुरू होता है। अगर आपके लेग्स में सूजन आई हुई है, पैर बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं, तो जब आप लेटते हैं तो क्या होता है कि आपके लेग्स ऊपर आते हैं और जब आपके लेग्स ऊपर आती हैं तो क्या होता है कि पानी जो आपके पहले लेग्स में भरा हुआ था वो आपके लंग्स तक पहुंचना शुरू कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को घुटन महसूस होनी शुरू होती है, घबराहट महसूस होनी शुरू होती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे वो डूब रहा है। और इसी घबराहट की वजह से जब पेशेंट उठ के बैठता है तो पानी दोबारा से लेग्स की तरफ जाना शुरू कर देता है और पेशेंट की जो लंग्स हैं वो खाली हो जाते हैं और वहां पर हवा आनी शुरू हो जाती है और पेशेंट को आराम महसूस होना शुरू हो जाता है। यही सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है किडनी फेलियर पेशेंट में। अगर हम चाहते हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट में सांस लेने की दिक्कत ना हो तो हमने काम क्या करना है, पानी पे। अगर आपकी बॉडी में पानी ज्यादा भर रहा है तो अपने पानी को आपको कम करना पड़ेगा। दिन के अंदर आपने 800 से लेकर 1 लीटर तक पानी पीना है, मगर ध्यान के रखना है कि इससे ज्यादा पानी आपकी बॉडी से बाहर जाना चाहिए। मान लो कि दिन के अंदर आपने 1 लीटर पानी पिया और निकाला आपने 2 लीटर, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में से 1 लीटर पानी कम हो जाएगा और यही सबसे अच्छा तरीका होता है इस पानी को मैनेज करने का, अपने पानी की मात्रा को कम करना। इसके लिए हो सकता है कि आपको मेडिसिन का यूज करना पड़े जिससे आपकी बॉडी में से जो पानी है वो अच्छी मात्रा में जाए। तो अगर आपको डॉक्टर ने दिया है कि आप इस मेडिसिन को लो तो आपने ध्यान के रखना है कि वो मेडिसिन आपने तब तक लेते रहना है जब तक आपकी स्वेलिंग ना चली जाए। अगर आपकी स्वेलिंग जा चुकी है और उसके बाद भी आप डायबिटिक मेडिसिन लेते रहते हैं तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आपने ध्यान के रखना है जब तक बॉडी में पानी ज्यादा है तभी तक उसको ले, उसके बाद या तो उसकी मात्रा बहुत कम कर दीजिए या फिर उसको लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे हमारा क्रिएटिनिन पे फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा उसको भी समझ लेते हैं। हमारी किडनी का काम क्या है कि पानी को बॉडी से बाहर निकालना। अब वो जो काम है वो हम नेचुरल तरीके से होता है, मगर अगर जब हम डायबिटिक मेडिसिन देते हैं ऐसे पेशेंट को जिसकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं है, पानी एक्स्ट्रा नहीं है, तो वहां पर भी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और उस एक्स्ट्रा काम की वजह से किडनी के अंदर उसका नुकसान देखने को मिलता है और जैसे जैसे किडनी को नुकसान पहुंचता है क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो याद रखिएगा कि जो हम पानी निकालने की मेडिसिन लेते हैं वो तब तक लेनी है जब तक बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा है, स्वेलिंग है, सांस लेने में दिक्कत है। एक बार वो चली जाए मेडिसिन को बंद कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन सांस लेने में दिक्कत का होता है वो है लो हीमोग्लोबिन लेवल्स होना। किडनी हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है जिसके बारे में मैक्सिमम पेशेंट्स को नहीं पता होता और वो है ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करना। अगर आपकी किडनी को नुकसान हुआ है डायबिटीज की वजह से, बीपी की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, तो किडनी एक हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन को कम बनाना शुरू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो खाना पीना खा रहे हैं वो ब्लड में कन्वर्ट नहीं हो पाता और जब ब्लड में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो ब्लड की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, हीमोग्लोबिन डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 7 के लेवल से नीचे जा चुका है, मान लो कि 6 है, 5 है, तो ऐसे पेशेंट्स को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। वो 4 कदम चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सांस फूलना शुरू कर देती है। तो हमने ध्यान के रखना है कि इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल्स अच्छे बने रहें और उसको अच्छे बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है कि बॉडी में जितनी भी ब्लड को बनाने वाली आइटमें हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आपका फॉलिक एसिड हो, चाहे आपका आयरन हो, चाहे आपका प्रोटीन हो या फिर एरिथ्रोपोएटिन ही क्यों ना हो। अगर एक आइटम भी आपकी बॉडी में कम है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ नहीं पाएगा। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको ये जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है वो अब बाहर से दिया जाता है इंजेक्शन फॉर्म में, जो कि उनको हफ्ते में 1 बार या 2 बार जरूरत के हिसाब से लेना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सही तरीके से बनता रहेगा, हीमोग्लोबिन आपका 9, 10, 11, 12 होगा, तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी, आपको घबराहट महसूस नहीं होगी। तो ये 2 सबसे बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ गए, मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कुछ पेशेंट से मिलें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। आज मैं आपके लिए कोई किडनी पे इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे पेशेंट की सच्ची कहानी जिससे कहीं ना कहीं आप भी रिलेट कर पाएंगे। जब किसी भी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है, ना सिर्फ उसको किडनी का नुकसान होता है बल्कि उसको फाइनेंशियल नुकसान भी होता है, उसे मेंटल ट्रॉमा भी होता है, उसका पूरा परिवार उस पेशेंट के साथ सफ़र करता है।
ये कहानी है कंवलजीत सिंह की, जिनकी किडनी श्रिंक हो गई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। देखिए, मुझे तो इस बीमारी का नाम पता था, लेकिन लड़का परेशान हो रहा था। खुशी के मौके पर जा रहे थे ये लोग, फैमिली पूरी जा रही थी, तो इसकी ऐसी कंडीशन देखी कि ये घबरा रहा था। जहाँ ये गया वहाँ गाड़ी पर लेट गया जाके। मैंने पूछा क्या बात है भाई, ये तो खुशी का मौका है, मैं भी साथ गई हुई थी। मैंने कहा खुशी के मौके में तेरे को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कि मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये लोग बीपी की दवाई दे रहे हैं, इसको कोई टॉफ़ी मुंह में दे रहा है। तो ये उधर से ही हमने खुशी का जो मौका था वहाँ से ही हम घर आ गए। कहने लगा लड़का मम्मी आप घर जाओ। हम घर आ गए, बेटा और बहू मेरे दोनों ये टेस्ट के लिए चले गए। पहले तो एकदम से सुन के शौक लगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बेबी भी जो था वो अभी 1 ईयर का ही हुआ था कंप्लीट जस्ट। तो उसके बाद एकदम से 15 दिन बाद में ये पता लगा कि इन्हें किडनी की प्रॉब्लम है। तो फिर हमने यही कहा कि अब जो चीज़ हो चुकी है हम उसके बारे में सोच के आगे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, उसका हमें ट्रीटमेंट देखना है। क्योंकि हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए करना है, ना कि अपने लिए करना है। फिर हमने उसमें यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सर्च किया काफ़ी टाइम तक। एक पहले हम गए, वहाँ से हमें पॉजिटिव व्यू नहीं मिला, तो वहाँ से हमने मेडिसिन भी नहीं ली कुछ। तो उसके बाद फिर हमने कुछ टाइम थोड़ा सा देखा यूट्यूब में, तो यहाँ वाले पे गए, वहाँ पे हमने 1 ईयर ट्रीटमेंट लिया है। बट उनका ट्रीटमेंट एक तो कॉस्टली था, दूसरा ये था कि उनके ट्रीटमेंट से हमें कुछ खास फ़र्क भी नहीं लगा। एक्चुअली मेरा बीपी हाई हो गया था और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को यही हुई थी। प्रॉब्लम यही हुई थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे पेट में अचानक ही दर्द होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने एक नॉर्मल टेस्ट कराया और मैंने नॉर्मल टेस्ट के अंदर पता किया कि वैसे ही रूटीन चेकअप कराया कि देखता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम उठी कहाँ से है। बट शुरुआत में जो प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई वो मेरे पेट दर्द से शुरू हुई थी। लेफ़्ट साइड और राइट साइड से शुरू हुई थी। उन्होंने इनको जो कुछ भी बताया है तो ये घबरा किया, मतलब घबरा के लड़के ने मेरे को पूरी बात नहीं बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, कि मम्मी भी घबरा जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला, बहू ने बताया कि मम्मी ये प्रॉब्लम है। तो कमाने वाला भी यही, लगाने वाला भी यही, खुद ही इलाज करना, खुद ही कमाना। ऐसी कंडीशन में फिर हिम्मत रखी इस लड़के ने, बेटे ने भी बहू ने भी, दोनों ने हिम्मत रखी। ये जहाँ गए थे इलाज कराया इन्होंने, वहाँ इनको ठीक नहीं लगा। कंवलजीत जी मेरे पास 2018 में अगस्त के महीने में आए। जब वो मेरे पास आए तो उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर चुके थे। 14 से 15 किलो वजन उनका पिछले 1.5 साल के अंदर घट चुका था, क्योंकि उनकी यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा था। किटन के लेवल भी उनके 2.5 के आसपास थे। बट मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं जैसे शॉप पे बैठा हूँ ना, तो शायद मैं अभी गिर जाऊँगा, या मतलब मेरी वीकनेस ही मेरे को लगती थी। मेरा बीपी लो सा रहता था। जब भी मैं कहीं जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं गिर जाऊंगा, या शायद मेरे चक्कर आ जाएगा, या क्या पता मेरा बीपी फिर दोबारा ना बढ़ जाए। तो इस तरीके की मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी। तो इन सारी रिपोर्ट्स को लेके के जाने के बाद, मैं सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने के बाद मैं गया जो द्वारका के अंदर है। वहाँ पे डॉक्टर्स ने मेरे को ये कह दिया 65% किडनी आपकी काम नहीं कर रही, 35% आपकी किडनी काम कर रही है। तो उस टाइम मैं काफ़ी शॉक हो गया एकदम कि एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई और उसके बाद उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, और वो भी किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ का उसको पता नहीं है। ना कोई इस तरीके का मैंने ड्रिंक किया, ना इस तरीके का कोई मेरे को ऐप था जिसकी वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम होती क्रिएट। बट उन्होंने, डॉक्टर्स ने भी मेरे को यही बोला कि आपकी किडनी 65% तक ख़राब हो चुकी है, तो वो जो किडनी है आपकी अब दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। मेन इनका जो था प्रोटीन लॉस का प्रॉब्लम, वो इनका 1 साल में भी कंट्रोल नहीं हुआ। और उसमें हमें यही लगा कि हम पैसा भी दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, परहेज़ भी कर रहे हैं पूरा, बट जो इनको होना चाहिए ट्रीटमेंट से फ़र्क वो नहीं हो रहा। और कुछ इनका जो वेट था वो काफ़ी 14 kg ऑलमोस्ट गिर चुका था पहले से। उसकी वजह से जो फिर हमने डॉक्टर चेंज करने की सोची, तो हम यहाँ साई संजीवनी में गए पुरू सर के पास। उनका भी हमने यूट्यूब पे वीडियो ही देखा था, तो वहाँ से हमने एड्रेस लेके पुरू सर के पास गए। तो उनसे हमने बातचीत, जो फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी उसी में हमें लगा कि हाँ
कि जैसे जिस वे में वो बात करते हैं काफ़ी फैमिलियर लगता है। तो उन्हें हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि हमने क्या क्या 1 साल में किया है सर्वाइव। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें ट्रीटमेंट बताया कि आप जो है आपका क्रेटिनाइन है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। तो जैसे जैसे हमारा ट्रीटमेंट आगे बढ़ता रहा, 6 to 7 मंथ अभी हो चुके हैं, बट उन्हें 3 to 4 मंथ में प्रोटीन लॉस इनका पूरा कम्प्लीटली कंट्रोल हुआ है। अभी भी 3 to 4 मंथ हो चुके हैं जो नील आ रहा है इनका बिल्कुल। कंवलजीत जी की जब हमने रिपोर्ट्स देखी तो उनका क्रेटिनिन लेवल 2.5 के आसपास था, मगर उनका यूरिन की थ्रू प्रोटीन लॉस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा था। तो हमारा टारगेट पहले क्रेटिनिन ना होकर उनका वो प्रोटीन लॉस था जो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाए जा रहा था। साई संजीवनी का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट जाके सारे काम किए। अब वो अगेंस्ट क्या था मेरे अगेंस्ट, कि जितने भी डॉक्टर अभी तक मेरे को मिले थे उन्होंने सबने मेरे को बोला था कि आपको प्रोटीन बंद करना है, प्रोटीन बंद करना है, एग नहीं खाने, आपको रेड मीट नहीं खाना, आपको प्रोटीन कुछ भी प्रोटीन नहीं लेना। बट साई संजीवनी ने मैं जाके मेरे को एक ही चीज़ का डॉक्टर पुरु सर ने मेरे को बोला कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, तू आगे जाएगा तो मरेगा, पीछे जाएगा तो मरेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि करूँ तो क्या करूँ। कह रहे तेरे को पहले मैं कुएं की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं, कुएं की तरफ ही चलते हैं। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि मैं तेरे को प्रोटीन दूंगा, पहले मैं तेरे को तेरा इम्यून सिस्टम बढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अगर कंवलजीत जी उस टाइम में हमारे पास ना आए होते और उनका बीपी को सबसे पहले कंट्रोल ना किया गया होता तो शायद उनकी कंडीशन और डे बाय डे वर्स होती चली जाती, क्योंकि किडनी फेल हुई बीपी की वजह से। अगर हम कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट चाहता है अपनी किडनी को बचाना, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि किडनी फेल होने का जो पीछे कारण है उस पर काम करना। तो वही हमने सबसे पहले किया। कंवलजीत जी का जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल में लेकर आए, और जैसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया, यूरिन के अंदर जो प्रोटीन आ रहा था वो कम हो गया, क्योंकि किडनी के अंदर जो नुकसान हो रहा था वो भी बंद हो गया। मेन ये है कि हौसला बहुत दिया है इन्होंने कि नहीं आपको कुछ नहीं है, आप ठीक हो। एक डॉक्टर तो साफ बोलता है ना कि नहीं आपको ये होगा, कुछ नहीं है इसका इलाज, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने हौसला बहुत दिया मेरे लड़कों को। उस हौसले की वजह से आज मेरा लड़का इस जगह पर है, जो कि आज एक कमा भी रहा है और अपने घर को भी चला रहा है। स्टार्टिंग से ये सोचा था मैंने, ये स्टार्टिंग से सोचा था कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा निकलती है तो उसका इलाज भी खुद ही अपने पास ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमाने वाले भी हम खुद ही हैं घर में। बट ये कि अगर हम उस सिचुएशन में अगर जाके नेगेटिव हो जाएंगे तो अपने परिवार को भी किस तरीके से चलाना है। बट ये है कि उस सिचुएशन को हमने आने दिया ही नहीं, वो सब हम शुरू से पॉजिटिव रहे। बट ये कि पॉजिटिविटी इतनी थी कि इस बीमारी से जो है लड़ पाएँ, इस तरीके से लड़ पाएँ। तो दवाइयाँ तभी असर करती हैं जब अगर आप पॉजिटिव हो, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो। एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो आप हमेशा उस चीज़ से आप जीतोगे ही जीतोगे। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है ना किडनी की, तो इस तरीके से ही रोया जाता है, क्योंकि एकदम से कभी तो जब शॉक लगता है तब भी रोया जाता है, और जब ठीक होते हैं तब भी रोया जाता है। तो यही प्रॉब्लम जो सॉल्व की है ये साई संजीवनी की तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जिसकी वजह से रोना भी आता है और खुशी भी आती है। हाँ, आज मैं खुश हूँ, ये चीज़ है। एक डॉक्टर होने के नाते बहुत अच्छा लगता है जब किसी पेशेंट की कंडीशन सुधार होती है, क्रेटिनिन लेवल डाउन होते हैं, जब ये दुख के आंसू खुशी में बदल जाते हैं। यही एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं, यही सबसे बड़े रिवॉर्ड होते हैं। तो आपने खुद देखा कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, क्रेटिनिन की वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी के फंक्शंस को बढ़ाते हैं, तो क्रेटिनिन यूरिया दोनों डाउन होता है, और जो स्वेलिंग जैसी जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं वो भी जाना शुरू कर देती हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल पे जितनी भी वीडियो है, तमाम जितनी वीडियोस हैं, उन्हें एक एक करके देखें। जितना आप इस वीडियोस को देखेंगे उतना ही गहराई से आप अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को समझना शुरू कर देंगे, और उस हिसाब से ही आप उस पर अच्छी तरीके से एक्ट कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे और अपनी कंडीशन को
संभाल पाएंगे। आप इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।